नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन राजपुरोहित और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ONDC के बारे में कि भाई ONDC जो है वो क्या है, ई कॉमर्स में जो है वो हमें इससे क्या बेनिफिट्स जो है वो मिल सकते हैं, साथ ही साथ आने वाले समय में ई कॉमर्स इंडस्ट्री में ONDC की वजह से क्या बदलाव या क्या चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, अभी तक जो ई कॉमर्स सिस्टम या ऑनलाइन सिस्टम जो काम कर रहा है ना, वो प्लेटफॉर्म सेंट्रिक है। प्लेटफॉर्म सेंट्रिक का मतलब ये होता है कि भी किसी भी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए बायर का और सेलर का एक प्लेटफॉर्म पे होना जरूरी है। अगर मैं एग्जांपल से आपको यहाँ पे समझाऊं तो मान लीजिए एज ए सेलर मैंने एक मार्केट प्लेस पे अपने प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट किए, तो अगर बायर उन प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहता है या परचेज करना चाहता है तो बायर को भी जो है वो उसी मार्केट प्लेस की एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पे जाके जो है वो प्रोडक्ट परचेज करने पड़ेंगे। मतलब कि सेलर को और बायर को एक मार्केट प्लेस पे या एक वेबसाइट पे या एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा कोई भी प्रोडक्ट खरीदने या बेचने के लिए। अगर बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो मान लीजिए किसी बायर ने एक एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल करके रखी हुई है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। एप्लीकेशन के अंदर अगर कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट सर्च करेगा तो वो लिमिटेड होंगे, क्योंकि वो वही रिजल्ट्स जो है वो उसे दिखाए जाएंगे जो सेलर उस एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है या फिर जो प्रोडक्ट्स उसके ऊपर अवेलेबल है वो दोनों ही जो है वो बायर को दिखाए जाएंगे। उसके अलावा अगर बायर को कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो उसे जो है वो दूसरी एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके वो प्रोडक्ट सर्च करने पड़ेंगे कि भाई वो अवेलेबल है कि नहीं है। मतलब कि एक एप्लीकेशन पे जो सेलर के जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं या जितने भी सेलर्स उस एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वही प्लेटफॉर्म जो है वो ही प्रोडक्ट जो है वो बायर को उस प्लेटफॉर्म पे शो करेंगे। अब प्लेटफॉर्म सेंट्रिक ई कॉमर्स सिस्टम में है ना, हमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इंडिया का जो ई कॉमर्स मार्केट है उसका बहुत बड़ा हिस्सा कुछ एक जो बड़े प्लेयर है उन्होंने ही जो है वो कवर करके रखा हुआ है। मतलब कि कुछ एक जो बड़े प्लेयर हैं वही जो है बहुत बड़ा हिस्सा सेल्स का या मार्केट का जो है वो कैप्चर करते हैं। साथ ही साथ जो छोटे सेलर्स, रिटेलर्स या फिर दुकानदार हैं उनके लिए काफ़ी सारे एंट्री बैरियर्स जो है वो क्रिएट हो रखे हैं, जिसकी वजह से वो ऑनलाइन बिजनेस में नहीं आ सकते या अपने प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन लिस्ट करके नहीं बेच सकते। साथ ही साथ अगर मैं इंडियन ई कॉमर्स मार्केट की बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे सेलर्स जो है वो अभी भी डिजिटल कॉमर्स का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। मतलब कि अगर आप देखेंगे तो मोस्टली Tier 1 सिटी या Tier 2 सिटी तक ही जो है वो ई कॉमर्स की पहुंच है। मतलब कि गाँव में लोग जो है वो प्रोडक्ट्स तो मंगवा रहे हैं, प्रोडक्ट्स जो है वो वहाँ पे डिलीवर हो रहे हैं, लेकिन छोटे शहरों से या फिर अगर गाँव से बात करें तो वहाँ के सेलर्स जो है ना या फिर वहाँ के रिटेलर्स जो है वो ऑनलाइन अभी तक आए नहीं है। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स जो है वो ऑनलाइन नहीं बेचने शुरू किए हैं और साथ ही साथ ई कॉमर्स का बेनिफिट जो है वो अभी तक नहीं ले पा रहे हैं। डिजिटल कॉमर्स का जो बेनिफिट है छोटे शहरों के सेलर्स या छोटे रिटेलर्स जो है जैसे किराना की दुकान वाले हो गए या फिर कोई सब्जी वाले हो गए, वो जो है वो इनका बेनिफिट जो है वो नहीं ले पा रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर प्रॉब्लम्स अभी तक ये आ रही है कि भी सेलर्स के लिए ना चॉइस लिमिटेड है कि अगर सेलर को अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करने हैं ना तो उनके पास में ना चॉइस लिमिटेड है कि भी कुछ एक मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ पे उनको अपने प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर वो अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उनको इतना बढ़िया जो है वो कस्टमर एक्सपोजर नहीं मिलता। मतलब इतने ज़्यादा कस्टमर्स जो है वो नहीं मिलते हैं उनको। इसके अलावा कुछ एक जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी मोनोपोली भी रहती है, क्योंकि उनके पास में एक बड़ा कस्टमर बेस है और साथ ही साथ उनके पास में टेस्टेड टेक्नोलॉजी है। तो अगर मुझे अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उन मार्केट प्लेस पर जो है वो अपने प्रोडक्ट डालने पड़ेंगे ताकि मेरे प्रोडक्ट्स को जो है वो एक अच्छी ऑडियंस को जो है वो एक्सपोजर मिल पाए या फिर जो मेरे प्रोडक्ट है वो एक अच्छी ऑडियंस के सामने, एक बड़ी ऑडियंस के सामने जो है वो मेरे प्रोडक्ट जा पाए। तो मुझे जो है उन मार्केट प्लेस पर जाना पड़ेगा, जहाँ पे क्या रहता है कि कुछ कमीशन रहते हैं जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। साथ ही साथ कुछ लोगों के द्वारा ना टाइम पे कुछ एलिगेशंस जो है वो भी कुछ मार्केट प्लेसेस पे लगाए गए हैं, जैसे कि ये अपने कुछ प्रीफर्ड सेलर हैं उनको ही स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। मतलब कि उनकी लिस्टिंग जो है वो ही टॉप पे दिखाते हैं या फिर इनके अपने जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उनके ऑफर्स को, उनकी लिस्टिंग्स को ही ये ज़्यादा प्रमोट करते हैं, उनको ही टॉप पे दिखाते हैं। साथ ही कुछ ऐसे एलिगेशंस लगते हैं कि भाई ये सेलर से डेटा लेते हैं कि भाई कौन से प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल हो रहे हैं, फिर खुद ही जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करने लग जाते हैं। तो कुछ एक मार्केट प्लेसेस पे ऐसे एलिगेशंस जो है वो टाइम पे लगते रहे हैं कुछ लोगों की तरफ से। तो मोटा मोटी अगर यहाँ पे बात करें ना तो अभी तक जो ई कॉमर्स सिस्टम या ई कॉमर्स इंडस्ट्री है ना उसमें ज़्यादातर बेनिफिट जो है ना वो बड़े प्लेयर्स ही ले रहे हैं, जबकि जो छोटे प्लेयर्स हैं या MSME या मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं उनको थोड़ा सा जो है वो कम इसका बेनिफिट जो है वो मिल पा रहा है। दोस्तों, इसी तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, साथ ही साथ डिजिटल कॉमर्स को जो है वो एक बड़े लेवल पे लेके जाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर्स तक या दुकानदार तक जो है वो इसकी पहुंच जो है वो बनाने के लिए ONDC जो है वो फॉर्म किया गया। दोस्तों, DPIIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के लिए एक प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएट किया है, जिसकी टास्क जो है वो दी गई है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को। और इसके लिए एक एडवाइजरी काउंसिल जो है वो बनाई गई है 9 लोगों की,
जिसके अंदर इंक्लूडेड है नंदन नीलेकनी फ्रॉम इन्फोसिस और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO RS शर्मा, ताकि जो ONDC है इसके एडॉप्शन को एक्सेलरेट किया जा सके। अब दोस्तों ये क्लेम किया जा रहा है कि जैसे UPI है ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए, वैसे ही ONDC होगा ई-कॉमर्स के लिए या फिर ऑनलाइन सेलिंग के लिए। तो इस इनिशिएटिव का जो है वो एम है कि भी जो डिजिटल कॉमर्स है उसको डेमोक्रेटाइज किया जा सके और साथ ही साथ इसको जो है वो प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल से ओपन नेटवर्क मॉडल में जो है वो लाया जाए। अभी ये उम्मीद जो है वो की जा रही है कि ये जो है वो UPI की सक्सेस को रेप्लिकेट करेगा। दोस्तों अब समझते हैं कि ONDC जो है वो काम कैसे करेगा। तो देखिए ONDC जो है ना वो एक ओपन नेटवर्क मॉडल है, मतलब कि कोई भी जो है वो इसे कनेक्ट कर सकता है और इसके बेनिफिट्स जो है वो इसे ले सकता है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि भी प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल में क्या होता है कि बायर और सेलर का जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे होना जरूरी होता है किसी भी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। वहीं ONDC के बाद में क्या होगा कि बायर और सेलर जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म या अलग अलग एप्लीकेशन से भी जो है वो ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, कनेक्ट जो है वो कर पाएंगे। बस कंडीशन यहाँ पे ये रहेगी कि भी जो दोनों एप्लीकेशन या दोनों प्लेटफॉर्म है वो ONDC नेटवर्क से जो है वो कनेक्टेड होने चाहिए। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ आपके लिए एक एग्जांपल से। मान लीजिए मैंने एज ए सेलर जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर किया है और वहाँ पे अपने जो है वो कैटलॉग लिस्ट किए हैं। उस प्लेटफॉर्म का नाम है सेलर स्टोर। एक एग्जांपल के लिए हम मान के चलते हैं कि भाई सेलर स्टोर पे जो है वो मैंने एज ए सेलर रजिस्टर किया और मेरे जितने भी प्रोडक्ट है ना उनके कैटलॉग जो है वो वहाँ पे लिस्ट कर दिए। वहीं पे अगर दूसरी साइड की बात करें तो बायर जो है, बायर ने अपने फ़ोन में पेटीएम एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल करके रखा हुआ है प्रोडक्ट जो है वो परचेस करने के लिए। अब जो सेलर स्टोर एप्लीकेशन है जिसने मुझे ऑनबोर्ड किया, मतलब कि जिसने मेरे कैटलॉग को या मेरे प्रोडक्ट को जो है वो अपने स्टोर पे अपनी एप्लीकेशन पे लिस्ट किया है, वो जो है वो ONDC से कनेक्टेड है। सेलर स्टोर एप्लीकेशन जो है वो ONDC से कनेक्टेड है। वहीं जो पेटीएम है वो भी ONDC नेटवर्क से जो है वो कनेक्टेड है। तो अब अगर बायर मेरे प्रोडक्ट सर्च करता है पेटीएम पे तो उन्हें जो है वो मेरे प्रोडक्ट शो करेगा वहाँ पे। मतलब कि जितने भी सेलर्स जो है वो अपनी अपनी एप्लीकेशंस के थ्रू ONDC नेटवर्क से कनेक्टेड है, उनके प्रोडक्ट्स जो है वो बायर को शो करेगा उन एप्लीकेशंस पे जो ONDC नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। मतलब कि सेलर ऐप और बायर ऐप दोनों का सेम होना जरूरी नहीं है अगर दोनों ONDC नेटवर्क से कनेक्टेड है तो। एक और एग्जांपल से जो है वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि मान लीजिए एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में दो अलग अलग फ्लैट्स में दो लोगों ने अलग अलग शॉपिंग एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल करके रखे हुए है। एक पर्सन ने जो है वो शॉपिंग एप्लीकेशन ए इंस्टॉल करके रखी हुई है और दूसरे पर्सन ने जो है वो शॉपिंग एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करके रखी हुई है। तो अभी मान लीजिए सोसाइटी के बाहर अगर कोई रिटेलर है, कोई किराने की दुकान वाला है, तो उसको अपने प्रोडक्ट पहले कस्टमर को बेचने के लिए एक ही जो एप्लीकेशन है, मान लीजिए एक ही जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे अपने प्रोडक्ट लिस्ट करने पड़ेंगे। और जो दूसरा पर्सन है, दूसरा जो उसका कस्टमर है, उसने बी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखी हुई है। तो अभी के मॉडल के हिसाब से अगर बात करें तो जो रिटेलर है उसको बी वाली एप्लीकेशन पे भी अपने प्रोडक्ट डालने पड़ेंगे, ए वाली एप्लीकेशन पे भी अपने प्रोडक्ट जो है वो डाल के रखने पड़ेंगे, मतलब दोनों एप्लीकेशन पे अपने प्रोडक्ट डाल के रखने पड़ेंगे। लेकिन ONDC के बाद में क्या होगा कि अगर वो सेलर ए एप्लीकेशन पे भी अपने प्रोडक्ट लिस्ट करता है और सभी अगर ONDC नेटवर्क से कनेक्टेड है तो बी एप्लीकेशन वाला बायर भी जो है वो उस सेलर से प्रोडक्ट जो है वो परचेस कर पाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपको देखिए मोटा मोटी बताऊँ ना तो ONDC नेटवर्क जो है वो बायर को अलो करता है सेलर से कनेक्ट करने के लिए और ट्रांजेक्शन्स करने के लिए एक दूसरे के साथ में। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो दोनों जो है वो अलग अलग एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं कि सेम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आपको UPI का एग्जांपल लेके बताऊँ तो देखिए UPI में क्या होता है कि एक QR कोड होता है, उस QR कोड से आप गूगल पे से भी जो है वो पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोनपे से भी जो है वो पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम से भी जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। बैकएंड में जो है वो UPI का इंफ्रा काम कर रहा है, UPI का जो सिस्टम है वो काम कर रहा है। एप्लीकेशन चाहे दोनों अलग अलग है, गूगल पे से जो है वो फ़ोनपे, अगर किसी एक बंदे ने फ़ोनपे पे जो है वो रजिस्टर करके रखा हुआ अपना बैंक अकाउंट, दूसरे ने जो है वो गूगल पे पे अपना बैंक अकाउंट रजिस्टर करके रखा हुआ है, लेकिन फिर भी जो आपस में ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं UPI की मदद से, ठीक वैसे ही ONDC की मदद से जो है वो आपस में ऐसे ट्रांजेक्शन्स कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि भाई ये ई-कॉमर्स को कैसे इंक्रीज करेगा, ये डिजिटल कॉमर्स में कैसे इसकी वजह से बदलाव आएंगे, या फिर कैसे इसकी रीच जो है वो उन सेलर्स तक पहुंचेगी जो अभी तक जो है वो ऑनलाइन नहीं आए हैं या फिर ऑनलाइन जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो देखिए जैसे मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म सेंट्रिक वाले मॉडल में एग्जाम्पल देके बताया था कि वहाँ पे जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे बायर और सेलर का होना जरूरी होता है। तो वहाँ पे देखिए प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल में क्या होता है कि जो मार्केट प्लेस को या उस प्लेटफॉर्म
को मैनेज करता है उसको बायर भी जो है वो मैनेज करने पड़ते हैं, उसको सेलर भी जो है वो मैनेज करने पड़ते हैं, उसको लॉजिस्टिक भी जो है वो मैनेज करनी पड़ती है। मान लीजिए मैं मार्केट प्लेस हूँ तो मेरे को बायर भी देखने पड़ेंगे, सेलर भी देखने पड़ेंगे, लॉजिस्टिक भी देखने पड़ेंगे, सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ेगी। लेकिन ONDC के बाद में ऐसा हो सकता है, ऐसा प्रेडिक्शन है, ऐसा एक अनुमान है कि भी ऐसा हो सकता है कि मार्केट में बहुत सारी ऐसी नई कंपनीज आए जो क्या करेंगी, स्पेसिफिक होगी। मतलब कि कुछ कंपनीज या एप्लीकेशंस ऐसी होगी जो सिर्फ सेलर्स को ऑनबोर्ड करेगी, जिनका काम ये होगा कि भी ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स को जो है वो अपनी एप्लीकेशन पे लेके आए और ONDC से जो है वो कनेक्ट करे, ओपन नेटवर्क से जो है वो कनेक्ट करे। वहीं पे कुछ कंपनीज ऐसी आएगी जो स्पेशली बायर को फोकस रख के जो है वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो बनाएगी या अपना प्लेटफॉर्म जो है वो बिल्ड करेगी कि भी वो ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स को जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आए और शॉपिंग के लिए जो है उनको बोलें या उनसे जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पे शॉपिंग करवाए और वो अपने बाइंग एप्लीकेशन को जो है वो ONDC से कनेक्ट कर देगी। वैसे ही जो डिलीवरी की जो कंपनीज हैं, जो लॉजिस्टिक्स हैंडल करती हैं, वो भी ONDC से जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। और अगर पेमेंट्स कंपनी है वो भी जो है वो ONDC से कनेक्ट हो जाएगी। तो अब होगा ये कि भी मान लीजिए जो सेलर्स साइड की कंपनीज है उनका कोर फोकस रहेगा सेलर्स को ऑनबोर्ड करने में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स को ऑनबोर्ड कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स को फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करवा पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स को जो है वो ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। वहीं पे बायर के साइड की जो एप्लीकेशंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स को लेके आएंगी, बायर को एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस देंगी। इस तरीके से अपनी ऐप को जो है वो डेवलप करेंगे कि बायर को जो है वो एक परचेजिंग करने में या फिर शॉपिंग करने में ना बहुत आसानी हो, कि भी बायर के आसपास के जो रिटेलर्स हैं उनको प्रेफरेंस मिलेगी कि भी आपके लोकेलिटी में जो रिटेलर्स हैं वो आपको दिखाएंगे, पहले जो फास्ट डिलीवर कर सकते हैं वो दिखाएंगे, साथ ही साथ किन रिटेलर्स की या सेलर्स की रेटिंग्स जो है वो बढ़िया है वो वहाँ पे दिखाए जाएंगे। तो बायर के पास में ना बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे परचेजिंग करने के लिए। जैसे अभी अगर बायर जाता है एक एप्लीकेशन पे तो उसी एप्लीकेशन पे जितने सेलर अवेलेबल है वही दिखाता है, लेकिन वहाँ पे उस बायर एप्लीकेशन पे उसको सारे सेलर्स दिख जाएंगे अपने लोकल एरिया के, बाहर के, डिलीवरी टाइम के साथ में कि भी कौन कितने टाइम में जो वो डिलीवर होगा। साथ में जो लॉजिस्टिक पार्टनर जो है वो अगर इसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे, लॉजिस्टिक पार्टनर जो है वो इसके अंदर जुड़ेंगे, तो सेलर्स के लिए और बायर के लिए दोनों के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। बायर अपने हिसाब से जो है वो लॉजिस्टिक पार्टनर चूज कर सकता है कि भी मेरे को इस पर्टिकुलर लॉजिस्टिक पार्टनर से जो है वो अपना प्रोडक्ट मंगवाना है, या फिर सेलर जो है वो ONDC के थ्रू चूज कर सकता है कि इस पर्टिकुलर लॉजिस्टिक पार्टनर के थ्रू जो है वो हमें अपना शिपमेंट जो है वो भेजना है। साथ ही साथ टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि भी सेलर जो है वो अपने हिसाब से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगा पाएंगे। पहले क्या होता था कि भी कुछ एक मार्केट प्लेस है उनके टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो हमें अपने प्रोडक्ट्स डालने पड़ते थे और उनके टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो हमें ऑर्डर्स की फुलफिलमेंट जो है वो करनी पड़ती थी। यहाँ पे सेलर जो वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस भी रख पाएंगे कि भाई हम सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स एक्सेप्ट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी नहीं एक्सेप्ट करते हैं, या फिर डिलीवरी टाइम जो है वो ये रहेगा, जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस है वो जो है वो रख पाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो है ना वो इस पर्टिकुलर सेक्टर में आने वाली है इसके बाद में, क्योंकि एक कंपनी को फिर इसके अंदर आने के लिए ना सिर्फ ONDC नेटवर्क से जुड़ना पड़ेगा और वो पर्टिकुलर अपना निश लेके या अपनी कैटेगरी लेके जो है वो काम कर सकती है और एक बड़े लेवल पे जो है वो उनको बायर्स या फिर सेलर्स जो है वो मिल सकते हैं। ये तो एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया। धीरे धीरे देखिए सारी कंपनियां जब इसके अंदर इंटीग्रेट होगी, काफ़ी सारे एप्लीकेशंस इसके अंदर जो है वो इंटीग्रेट होगी, तो धीरे धीरे बायर का जो एक्सपीरियंस है वो भी परचेजिंग एक्सपीरियंस है वो भी एनहेंस होगा। कंपटीशन यहाँ पे होगा तो यहाँ पे जो कमीशंस वगैरह है वो भी ऐसा अनुमान है कि भी उनकी तरफ से बहुत कम हो जाएगा या फिर बहुत बहुत लो रेट पे जो है वो होगा। तो सेलर्स के लिए भी अपना मार्जिन निकालना है, वो काम करना जो है वो काफ़ी ईजी होगा। तो काफ़ी सारे ना इनोवेशंस जो है वो इसके अंदर होने बाकी हैं। काफ़ी सारी कंपनियां जो है वो ONDC के साथ में अभी काम कर रही है और वो इसके साथ में इंटीग्रेशन करने की तैयारी कर रही है, लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम जो है वो हमें बहुत सारे इसके अंदर चेंजेस या फिर इनोवेशंस जो है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब ये ओपन नेटवर्क हो जाएगा ना तो बहुत सारे लोग जो है वो इससे कनेक्टेड करेंगे। तो ऐसा अनुमान है कि भी बायर का जो एक्सपीरियंस है या फिर सेलर का जो एक्सपीरियंस है ना, इसमें बहुत बढ़िया चेंजेस जो है वो देखने को कुछ मिलेंगे। साथ ही साथ ई-कॉमर्स इंडस्ट्री या डिजिटल कॉमर्स जो है वो स्केलेबल होगी। अब दोस्तों ये सारी है ना एक तरीके से प्रेडिक्शंस आप मान सकते हैं। क्लियरली हम नहीं बता सकते क्योंकि हमने जो है वो अभी तक ONDC नेटवर्क यूज़ करके नहीं देखा है, ONDC एनेबल्ड जो एप्लीकेशंस है वो चला के नहीं देखी है, ट्रांजेक्शंस जो है वो करके नहीं देखे हैं, क्योंकि अभी जो है वो ये ट्रायल फेज पे जो है वो चल रहा है। तो जैसे ये आगे एक्सपेंड होगा, जैसे हम इसको यूज़ करके देखेंगे, उसके बाद में हमें पता चलेगा कि भाई किस तरीके से काम कर रहा है, वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, या फिर हो सकता है कुछ और नई नई चीज़ें और नई नई इनोवेटिव चीज़ें जो है वो इसके अंदर इंक्लूड हो, नई नई कंपनियां जो है वो नेक्स्ट लेवल तरीके से जो है वो इसके अंदर ऑपरेट करे। तो वो चीज़ें जो है वो देखने वाली है, आगे ही पता चल सकता है। उनके जो आंसर है वो हमें फ्यूचर में ही मिलने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर। अब यहाँ पे ना एक बात ये आती है कि भाई क्या जो अभी बड़े प्लेयर्स हैं ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में, बड़े मार्केट प्लेसेस हैं, वो ONDC से जुड़ेंगे
तो देखिए अभी तक कोई ऐसा लीगल मैंडेट तो है नहीं कि भी उन्हें ONDC नेटवर्क से जो है वो जुड़ना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जब अगर ONDC सक्सेस होता है और वो काम करता है सही तरीके से और ज़्यादा रिटेलर्स, ज़्यादा सेलर्स और अगर ज़्यादा बायर्स जो है वो अलग अलग एप्लीकेशंस के थ्रू अगर उससे जुड़ते हैं तो जो बड़े मार्केट प्लेसेस है उनको भी जो है वो ONDC पे आना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक दूसरी चीज़ ये देखने वाली बात है कि जो ONDC है ना वो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वो एक नेटवर्क है, ठीक है। उस नेटवर्क से है ना हम डायरेक्ट नहीं जुड़ सकते, हमें एप्लीकेशन, सेलर एप्लीकेशन के थ्रू या बायर एप्लीकेशन के थ्रू जो है ना वो नेटवर्क से जुड़ना पड़ेगा। कई बार है ना अभी कुछ सेलर्स को जैसे पता नहीं है तो वो ऐसा सोचते हैं कि भाई उन्हें ONDC पे जैसे बाकी जगह पे प्रोडक्ट लिस्ट करते थे वैसे उन्हें ONDC की कोई वेबसाइट होगी वहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट करने पड़ेंगे, या फिर जो बायर है उनको ONDC से जो प्रोडक्ट है वो परचेज करने पड़ेंगे। तो देखिए ऐसा नहीं है, ONDC से हम कनेक्ट कर सकते हैं बायर एप्लीकेशंस के थ्रू या फिर सेलर एप्लीकेशंस के थ्रू। वो एक नेटवर्क का काम कर रहा है, सबको आपस में ना जोड़ने का काम कर रहा है। तो हमें प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए सेलर एप्लीकेशन पे ही जाना पड़ेगा, बायर को जो है प्रोडक्ट खरीदने के लिए बायर एप्लीकेशन पे जो है वो जाना पड़ेगा। ONDC जो है वो पायलट फेज पे अभी 5 सिटीज़ में रोल आउट हुआ है। वो सिटी कौन सी है? दिल्ली, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, भोपाल और शिलोंग। तो इन 5 सिटी में जो है वो अभी पायलट फेज पे ONDC जो है वो रोल आउट हुआ है, ये देखने के लिए कि भी ग्राउंड लेवल पे जो है वो कैसे काम कर रहा है। अभी इसका टारगेट ये है कि नेक्स्ट कुछ मंथ में 100 सिटीज़ के अंदर जो है वो इसको रोल आउट किया जाएगा, 100 सिटीज़ में जो है वो इसको लॉन्च किया जाएगा। तो अगर ये फंक्शन जो है बिना किसी ग्लिच के जो है वो काम करता है तो लोकल शॉप्स, किराना स्टोर्स, बाकी सभी वेंडर्स जो अभी तक डिजिटल कॉमर्स का बेनिफिट्स नहीं ले पा रहे थे, ऐसा अंदाज है कि भी वो भी जो है वो ऑनलाइन आ पाएंगे। लेकिन दोस्तों इसके साथ में है ना कुछ चैलेंजेस भी हैं जो देखने वाले हैं कि भी जब ये रोल आउट होता है या फिर जब ये चलता है, मतलब कि जब ये ग्राउंड लेवल पे आता है तो वो चैलेंजेस जो है वो उनका सोल्यूशन जो है वो किस तरीके से जो है वो टीम ने निकाला होगा या फिर किस तरीके से जो है वो उन चैलेंजेस का सामना होगा। जैसे कि अगर बात करें कि भी क्वालिटी कंट्रोल कैसे होगा, कोई प्रोडक्ट है उसका अगर रिटर्न हुआ, रिफ़ंड हुआ, अगर सेलर ने कस्टमर को गलत प्रोडक्ट भेजा या फिर कस्टमर की तरफ से कोई भी गलत प्रोडक्ट वापस सेलर को भेजा गया तो उन सबका क्वालिटी कंट्रोल कैसे होगा। क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म बेस्ड मॉडल की बात करें या फिर प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल की बात करें तो वहाँ पे प्लेटफॉर्म जो है वो कंट्रोल करता है बायर पे और सेलर पे दोनों में, और लॉजिस्टिक जो है वो मैनेज करता है। लेकिन यहाँ पे अगर अलग अलग एप्लीकेशंस होगी तो उनमें जो है वो उनका कंट्रोल कैसे होगा, तो इनके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स या फिर कुछ स्टैंडर्ड जो है वो बनाने की ज़रूरत है। तो वो क्या प्रोटोकॉल्स, क्या स्टैंडर्ड रहेंगे वो आगे देखने वाली बात है कि भी इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए या सबको कंट्रोल करने के लिए क्या रेगुलेटरी जो है वो इसके लिए बनाई जाती है। अभी तो देखिए अगर मार्केट प्लेसेस की बात करें तो बायर्स का जो है वो धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड हुआ है मार्केट प्लेसेस के ऊपर, लेकिन अगर नई एप्लीकेशंस मार्केट में आएगी तो उनके ऊपर बायर का कैसा ट्रस्ट रहता है, कैसे वो शॉपिंग करते हैं, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहता है। तो शुरू का एक्सपीरियंस अगर उनका अच्छा होगा, बढ़िया एक्सपीरियंस होगा तो उन पर भी धीरे धीरे ट्रस्ट जो है वो बिल्ड हो पाएगा। तो ये भी थोड़ी सी देखने वाली चीज़ है। उसके बाद में ये जो है कितना सेलर फ्रेंडली होता है, कितना बायर फ्रेंडली होता है। सेलर के लिए अपने प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करना, वहाँ पे अपनी कैटलॉगिंग करना, साथ ही साथ बायर के लिए जो है कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना कितना फ्रेंडली रहता है, कितना फास्ट होता है, कितना कन्वीनियंट रहता है, ये चीज़ें भी जो है वो देखने वाली है, जो कि जब ये लॉन्च होगा, मतलब कि जब हमारे सामने आएगा तभी पता चलेगा। तो हम पहले इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते कि भाई ये कैसा होगा कैसा नहीं होगा। साथ ही इसमें कहीं पे कोई टेक्निकल ग्लिचेस ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब कि ऑर्डर प्लेस करने में या फिर ऑर्डर को डिस्प्लेस करने में, क्योंकि देखिए पूरा टेक्निकल सिस्टम है तो हो सकता है इसमें कोई टेक्निकल ग्लिच हो सकता ना हो। तो वो उस पर टीम ने जो है वो कैसे काम किया, वो सारी जो है वो आगे देखने वाली चीज़ें हैं। आगे फ्यूचर में पता चलेगा जब हमारे हाथ में आएगा, जब हम उसको एप्लीकेशन को चला के देखेंगे, कोई ONDC एप्लीकेशन को चला के देखेंगे कि भी कैसे उसमें ऑर्डर जो है वो प्लेस हो रहे हैं, कैसे बाकी सेलर जो है वो उसमें शो हो रहे हैं। और साथ ही साथ एप्लीकेशन, जैसे मान लो कोई बायर एप्लीकेशन है तो बायर एप्लीकेशन में अगर कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट सर्च करता है, जैसे मान लीजिए कि शर्ट जो है वो कस्टमर ने सर्च की, तो उसके जो सर्च रिजल्ट्स है वो कैसे दिखाएंगे, कौन से प्रोडक्ट्स को या फिर कौन से सेलर को जो है वो प्रेफरेंसेस वहाँ पे मिलेगी, कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो पहले दिखाए जाएंगे, कौन से बाद में दिखाए जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं ना ट्रायल की चीज़ें हैं, मतलब कि जब ये रोल आउट होगा और जब ये एप्लीकेशन हम देखेंगे तभी हमें इसके बारे में जो है वो काफ़ी सारी इमेजेस जो है वो क्लियर होगी। तो अभी इसकी इमेज जो है ना वो क्लियर नहीं है, लेकिन मोटा मोटी ये समझ में आ रहा है कि भाई एक नेटवर्क से जितनी भी एप्लीकेशन है वो सारी जुड़ जाएगी, वो सभी आपस में जो है वो ट्रांजेक्शन्स कर पाएंगे, जिसकी वजह से एक बहुत ब्रॉड लेवल पे या बड़े लेवल पे जो है वो सेलर इसके अंदर ऑन बोर्ड होंगे और ज़्यादा कस्टमर्स तक जो है वो इसकी पहुंच होगी। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी ONDC से रिलेटेड। हो सकता है इसके बाद में भी आपके कुछ डाउट्स जो हैं वो रहें, तो अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो इससे रिलेटेड आपको काफ़ी वीडियोस या फिर काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब तक ये एप्लीकेशंस हम यूज़ करके नहीं देखेंगे, जब तक ये
हम ट्रायल करके नहीं देखेंगे तब तक हमारे दिमाग में ना कुछ डाउट्स जो है वो रहेंगे कि भी कैसे ये पूरा सिस्टम जो है वो काम करेगा और कितना जो है वो कन्वीनियंट होगा बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।